नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हमने गुप्त काल और गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन के बारे में भी अध्ययन कर लिया है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। अब हम आज पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे और बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पूर्व मध्यकाल में क्या है? उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? हुनों के आक्रमण के कारण साम्राज्य के पतन के पश्चात गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र के स्थान पर कनौज का राजनीतिक सत्ता के केंद्र के रूप में उदय हुआ। यानी पहले जो धुरी क्या था, पाटलिपुत्र था। अब क्या हो गया? गुप्तोत्तर काल के बाद में कनौज है वो राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन गया, कनौज। अब डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस समय को राज्य के अंदर राज्यों का काल कहा है। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राज्यों के अंदर राज्यों का काल किसे कहा है? पूर्व मध्यकाल को कहा है, यानी गुप्तोत्तर काल के बाद के टाइम को। सामंतवाद का उत्कर्ष इस काल की प्रमुख विशेषता थी, यानी सामंतवाद को बढ़ावा मिला था, जिसने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया था। जैसे हमने पहले पढ़ा ना, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, यानी केंद्र कमजोर हो गया, और इस कारण क्या है? सामंतवाद के कारण विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। देश की राजनीतिक एकता नष्ट कर दिया गया। एक शक्तिशाली राजवंश के स्थान पर इस युग में उत्तर भारत में अनेक राजपूत राजवंशों ने शासन किया, इसलिए इस युग को राजपूत युग भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल को राजपूत युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब उत्तर भारत में एक राजवंश का शासन नहीं रहा, अनेक राजवंशों ने शासन जगह जगह कर रखा था। तो राजपूत शब्द का प्रयोग 9वीं शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ। राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र का अपभ्रंश है। अब राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। अब सिद्धांत और विद्वान ये पूछा जाता है तो अपन देख लेते हैं कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न सिद्धांत, यानी ऐसे कहते हैं कि अग्निकुंड से राजपूत है उनकी उत्पत्ति हुई। ये सिद्धांत कौन देता है? ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में बताते हैं। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई बताते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। आबू पर्वत पर वशिष्ठ ने अग्निकुंड से उत्पन्न इनको किया था, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान यानी 4 राजपूत योद्धाओं ने वहाँ से 4 राजपूत योद्धाओं को प्रकटे किया था। अब शक, कुषाण, हुण आदि विदेशी जातियों की संतान कौन बताता है? कर्नल टोड बताते हैं। ईश्वरी प्रसाद, सिम्थ और कुक और D.R. भंडारकर ये विद्वान क्या बताते हैं? इनको विदेशी जातियों की संतान बताते हैं। राजपूतों को किन जातियों की? शक, कुषाण और हुण इनकी ये संतान बताते हैं। कर्नल टोड है, ईश्वरी प्रसाद, सिम्थ, कुक और भंडारकर। प्राचीन क्षत्रियों की संतान कौन बताता है? G.H. ओझा और C.V. वेद ये इसको बताते हैं। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के उपज V.D. चट्टोपाध्याय बताते हैं। प्राचीन आदिम जातियों खोड़, खरवार, भर आदि के वंशज बताते हैं सिम्थ। योची या कुषाण जाति के वंशज बताते हैं कनिंगम। विभिन्न जातियों का मिश्रण बताते हैं दशरथ शर्मा, विशुद्धानंद पाठक। अग्निकुंड से 4 जातियों की उत्पत्ति मानी जाती है। ये कौन कौन से थे? गुर्जर, प्रतिहार जिसे परिहार भी कहते हैं, चालुक्य यानी सोलंकी, चाहमान यानी चौहान और परमार। गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार ऐसे माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में 36 राजपूत कुलों का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज रासो में राजपूतों का कुल कितने कुल बताते हैं? 36 राजपूत कुल थे। सबसे पहले है गुर्जर प्रतिहार, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी प्रकार की परीक्षाओं में गुर्जर प्रतिहार वंश से 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत वंश प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार में सर्वाधिक प्रतिहार वंश, जिसने गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, यानी सबसे फेमस या सबसे ज़्यादा जो वंश है वो कौन सा? गुर्जर प्रतिहार वंश। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। तो गुर्जर जाति का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है उसमें हुआ है। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति ने की, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति ने की थी। प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। याद रखना, नागभट्ट प्रथम ने इसकी
स्थापना नहीं की है भाई। स्थापना किसने की है? हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति ने की है। तो प्रथम महत्वपूर्ण शासक है नागभट्ट प्रथम, जिसका टाइम पीरियड है 730 से 756 ईस्वी में। इसने अरबों को पराजित किया। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया? मलेच्छों का नाशक कहा गया। प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया है? मलेच्छों का नाशक। मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को। किस में कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है? मिहिर भोज की है। तथा प्रतिहारों का लक्ष्मण का वंशज बताया गया। प्रतिहार है ना, उनको लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। प्रतिहारों का प्रथम केंद्र मंडोर जोधपुर था। यहाँ से वे उज्जैन गए। तो प्रतिहारों का प्रथम केंद्र क्या था? मंडोर जोधपुर था। प्रतिहार वंश की स्थापना अंति उज्जैन में हुई। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के संजर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि दंती दुर्ग ने एक महादान हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया, जिसमें उसने गुर्जर प्रतिहार नरेश को अवंती में प्रतिहार यानी द्वारपाल बनाया था। वत्सराज को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये है वत्सराज। कौन है? वत्सराज। वत्सराज के समय से कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। उसने पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर या मुद्रगिरी के युद्ध में पराजित किया। मुंगेर के युद्ध में पराजित किया भाई, किंतु राष्ट्रकूट शासक धुरो से पराजित हो गया। तो वत्सराज के समय कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू किसके टाइम पीरियड में हुआ? वत्सराज के टाइम पीरियड में। और पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया। अब धर्मपाल को किसने पराजित किया है? वत्सराज ने। और खुद पराजित हो गया किससे? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया वत्सराज। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने कनौज पर अधिकार कर उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो कनौज को प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाने वाला कौन था? नागभट्ट द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड है 795 से 833 ईस्वी में। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित हो गया। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने तुर्क को मुसलमानों को पराजित किया था। ये भी पूछा जाता है कि ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने किसको पराजित किया? मुसलमानों को। ग्वालियर लेख के अनुसार अल नामक व्यक्ति ने विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया था। रामभद्र के 3 वर्ष के निर्बल शासन के पश्चात मिहिर भोज प्रथम शासक बना। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन है भाई? ये है मिहिर भोज प्रथम, जिसे राजा भोज भी कहते हैं। कल्याण एवं अरब यात्री सुलेमान भी हमें इस समय की जानकारी देते हैं। सुलेमान मिहिर भोज के काल में भारत आया था। अरब यात्री सुलेमान कहता है कि मिहिर भोज के पास विशाल अश्व सेना है और वह इस्लाम का बड़ा शत्रु है। उसका साम्राज्य समृद्ध है, सोने चांदी की बहुत सी खाने हैं, राज्य चोरी डकैती से मुक्त है। अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज के बारे में ये बात कहता है भी। इसके पास बहुत बड़ी सेना है, इस्लाम का बड़ा शत्रु है, साम्राज्य बहुत समृद्ध है, सोने चांदी की बहुत सी खाने हैं और चोरी डकैती नहीं होती। ये बात कौन कहता है? सुलेमान कहता है। किसके बारे में? मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज पाल नरेश देवपाल व राष्ट्रकूट शासक दूरों से पराजित हो गया। भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म को मानता था। उसने आदिव्राह है ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसने आदिव्राह उपाधि धारण की थी तथा प्रभास दौलतपुर अभिलेख के अनुसार प्रभास की उपाधि धारण की थी। तो भोज ने आदिव्राह व प्रभास की उपाधि धारण की थी। भोज ने आदिव्राह द्रम नामक सिक्का भी चलाया था। इसने एक तरफ व्राह की आकृति होती थी। तो आदिव्राह द्रम नामक सिक्का भी भोज ने ही चलाया था। 893 ईस्वी में एक प्रतिहार अभिलेख से दंड पाशिक नामक पुलिस अधिकारी का उल्लेख मिलता है। प्रतिहारों की अश्व सेना तत्कालीन भारत में सर्वश्रेष्ठ थी। मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, 20 साल भंजिका, ये सभी नाटक है। ये पूछे जाते हैं किसने क्या लिखा? तो राजशेखर ने कर्पूर मंजरी। राजशेखर ने क्या लिखा? राजशेखर ने लिखा है भी कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत और जिसे प्रचंड पांडव भी कहते हैं, विशाल भंजिका, ये सभी नाटक हैं। काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, ये तीनों काव्य ग्रंथ हैं। आदि ग्रंथों की रचना की ये राजशेखर द्वारा रचित हैं सभी, चाहे वो कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत हो, चाहे विशाल भंजिका हो, काव्य मीमांसा, हरविलास और भुवन कोश। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखा गया, अन्य सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कर्पूर मंजरी की भाषा क्या है? प्राकृत है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना अपने
पत्नी अवंती सुंदरी के आग्रह पर की थी। तो कर्पूर मंजरी की रचना राजशेखर ने किसके आग्रह पर की थी? अवंती सुंदरी पत्नी के आग्रह पर। राजशेखर ने प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक रघुकुल चूड़ामणि कहा है। ये पूछा जाता है, याद रखना कि राजशेखर ने महेंद्रपाल को क्या कहा है। राजशेखर ने महेंद्रपाल को तो कहा है रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि, जबकि महिपाल प्रथम को कहा है रघुवंश मुकुटमणि और रघुकुल मुक्तामणि। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है, वापिस सुनना इसको। राजशेखर ने एक तो महेंद्रपाल को कहा, एक महिपाल को कहा। तो महेंद्रपाल को क्या कहा? रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि कहा है, यानी तिलक और चूड़ामणि कहा है। और महिपाल को रघुवंश मुकुटमणि और मुक्तामणि कहा है। तो मुकुटमणि और मुक्तामणि किसको कहा? महिपाल को। और तिलक और चूड़ामणि किसको कहा? महेंद्रपाल को। राजशेखर महिपाल का भी राजगुरु था। राजशेखर ने महिपाल को आर्यवर्त का महाराजाधिराज तथा रघुकुल मुक्तामणि कहा है। महिपाल प्रथम, जिसका टाइम पीरियड 912 से 943 ईस्वी के समय बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था। तो महिपाल के समय अल मसूदी भारत आया था, बगदाद निवासी था। महिपाल प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की विघटन शुरू हो गया और 963 ईस्वी में कर्षण तृतीय राष्ट्रकूट शासक था ने प्रतिहार राजाओं को पराजित कर दिया। कर्षण तृतीय ने। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में निर्बल प्रतिहार शासक राज्यपाल को तथा 1019 में उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को पराजित कर दिया था। तो महमूद गजनवी ने राज्यपाल और त्रिलोचन पाल को पराजित किया। प्रतिहारों के सामंत गुजरात के चालुक्य। प्रतिहारों के सामंत कौन कौन थे? तो गुजरात के चालुक्य, जिजाक भूति के चंदेल, ग्वालियर के कच्छप घात, डायल के कलचूरी, मालवा के परमार और शाकंभरी के चौहान। ये बहुत बार मिलान करने वाला प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद क्या रखना है कि जिजाक भूति के चंदेल, ग्वालियर के कच्छप घात, डायल के कलचूरी, मालवा के परमार, शाकंभरी के चौहान। मालवा के कौन थे? परमार। शाकंभरी के क्या थे? चौहान। डायल के क्या थे? कलचूरी। और ग्वालियर के कच्छप घात, जिजाक भूति के चंदेल। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। तो अंतिम शासक कौन था? यशपाल। अल मसूदी, सुलेमान, अबू जैद आदि अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों को जुज्र कहा है। अब है गढ़वाल वंश। प्रतिहारों के पतन के बाद चंद्रदेव ने 1080 से 1085 के मध्य गढ़वाल राजवंश की नींव डाली थी। तो गढ़वाल वंश की नींव डालने वाला था चंद्रदेव। इसकी राजधानी भी कनौज थी। यह चंद्रवंशी था। चंद्रदेव का पुत्र गोविंद चंद्र, जो टाइम पीरियड है इसका 1114 से 1155 ईस्वी, इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। तो गढ़वाल वंश की नींव रखने वाला चंद्रदेव है। महत्वपूर्ण शासक गोविंद चंद्र है। उसने पालों से मगधे जीता था। लक्ष्मीधर प्रकांड विद्वान तथा उसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। कृत्य कल्पतरु ग्रंथ किसका? लक्ष्मीधर पंडित का। यह कानून नियमों की एक पुस्तक है। गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी बौद्ध थी। उसने उड़ीसा के बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित तथा चोल राज्य के बौद्ध बागेश्वर के रक्षित का स्वागत किया था। गोविंद चंद्र के पुत्र थे विजय चंद्र के समय दिल्ली के क्षेत्र पर चौहानों का अधिकार हो गया था। जयचंद 1170 से 1194 ईस्वी में इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था जयचंद। इसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर दिल्ली व अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। यानी संयोगिता अपहरण, संयोगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद की। अपहरण किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। कहते हैं कि ये जब जयचंद है इसका स्वयंवर रखा था संयोगिता का, तब संयोगिता ने ये जयचंद ने पृथ्वीराज तृतीय की बाहर मूर्ति लगवा दी थी गेट के बाहर, और संयोगिता ने उस मूर्ति की माला डाल दी थी और पृथ्वीराज आया था और उसको उठा करके लेके भागे गया था। यह घटना चौहान व गढ़वाल वंश के मध्य शत्रुता का कारण बनी थी। जयचंद ने रासु यज्ञ भी किया था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित हुआ, मारा गया। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? 94 में चंदावर का युद्ध हुआ। किसके बीच? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, और मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित हुआ, मारा गया।
जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्री हर्ष को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने नैषधचरित व खंडन खंड खाद्य की रचना की थी। हरिश्चंद्र इस वंश का अंतिम शासक था। गैडवाल वंश का शासकों की मोहर पर गरुड़ किया करती है। इनके अभिलेखों में इन्हें परम माहेश्वर कहा गया है। गैडवाल शासक है विजय चंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी के मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में मुसलमानों ने यहाँ अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कराया। गैडवाल शासकों ने मुस्लिम व्यापारियों पर तुरस्क दंड या मल कर नामक कर लगाया था। गैडवाल अभिलेखों में जल कर लगाने का साक्ष्य भी है। पताल या पाठक गैडवालों की प्रशासनिक इकाइयां होती थी। अब आगे है चौहान वंश। शाकंभरी, नाडोल आदि स्थानों पर चौहान वंश की शाखा थी। इसमें 551 ईस्वी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी का चौहान राज्य महत्वपूर्ण है। तो चौहान राज्य की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। कब की? 551 ईस्वी में। और ये सूर्यवंशी थे भाई। गैडवाल तो क्या थे? चंद्रवंशी। चौहान वंश है वो सूर्यवंशी थे। चंद्रप्रदाय के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ये थोड़ी मिस्टेक हुई है भाई। तो चंद्रप्रदाय के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड से। प्रारंभिक चौहान कनौज के परतियारों के सामंत थे। जो पहले के चौहान किसके सामंत थे? परतियारों के। जो कनौज के परतियार थे उनके सामंत थे। लेकिन 10वीं शताब्दी में सिद्धराज ने साम्राज्य विस्तार कर महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सिद्धराज के पश्चात विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम राजा हुए थे। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की, विशेष राजधानी बनाया। तो अजमेर की स्थापना किसने की? अजय राज ने। मोस्ट इंपोर्टेंट 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना अजय राज ने की 1113 में, और इसे अपनी राजधानी बनाया था। श्री सोमल देवी चौहान शासक अजय राज की रानी थी, जिसके सिक्के मिलते हैं। यानी अजय राज या अजय पाल की पत्नी कौन थी? रानी कौन थी? तो वो थी सोमल देवी, जिसके सिक्के मिलते हैं। अजय राज के बाद अर्णोराज राजा बना। अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहन का विवाह कुमारपाल से किया, जबकि जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से स्वयं अर्णोराज ने विवाह किया था। तो अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहन का विवाह किससे किया? कुमारपाल से। तो कुमारपाल से इसका विवाह किया। अजय राज का पौत्र विग्रहराज चतुर्थ तथा अथवा बिसल देव, यानी विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहते हैं? बिसल देव भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1153 से 1163 ईस्वी। चौहान वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज कवि एवं लेखक भी था। उसे जैनक भट्ट ने कवि बांधव भी कहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, राजस्थान में तो जरूर पूछा जाता है। विग्रहराज को क्या कहा गया? कवि बांधव। किसने कहा? जैनक भट्ट ने कहा है कवि बांधव। उसने संस्कृत में हरिकेली नाटिका की रचना की। इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा की दीवारों पर उत्कीर्ण है। जो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, उसके दीवारों पर उत्कीर्ण है क्या? कुछ अंश किसके? हरिकेली नाटिका के। और हरिकेली नाटिका किसकी है? जैनक की। उसके दरबार के कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। ललित विग्रहराज की रचना किसने की? सोमदेव ने। उसने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ विसल देव ने। इसकी दीवारों पर हरिकेली नाटिका, ललित विग्रहराज उत्कीर्ण कराए। कालांतर में इल्तुतमिश ने इसे तोड़ डाला व इसकी सामग्री से 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनाई थी। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर बना हुआ है? जहाँ पहले संस्कृत विद्यालय था। और इस संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी, विसल देव ने ही की थी। इसको तुड़ाया किसने? इल्तुतमिश ने। और क्या करवा दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। 1178 ईस्वी में सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय शासक हुआ, जिसने इतिहास में राय पिथौरा भी कहा गया है। तो पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा गया है। इसने चंदेल शासक परमर्दी देव को 1182 ईस्वी में पराजित किया, और परमर्दी देव के सेनापति आला और उद्दल मारे गए थे। ये इंपॉर्टेंट है कि परमर्दी देव 1182 ईस्वी में और परमर्दी देव के सेनापति पूछे जाते हैं कौन थे? तो ये थे आला और उद्दल। और पृथ्वीराज तृतीय को क्या कहा जाता है? राय पिथौरा कहा जाता है। चंदेल शासक परमर्दी देव के ये 1182 में याद रखना भी आला और उद्दल।
शाकंभरी को सांबर या स्पादलक्ष भी कहते हैं। इसमें 1.25 लाख गांव होने के कारण इसे स्पादलक्ष भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर वंश से दिल्ली या योगनीपुरम छीन ली। दिल्ली का नाम पहले क्या था? योगनीपुरम था। ये विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर वंश से छीन ली। पृथ्वीराज तृतीय की माता कर्पूरी देवी त्रिपुरी के कलचुरी राजा अचलराज की पुत्री थी, जो 1 वर्ष के लिए पृथ्वीराज तृतीय की संरक्षिका बनी थी। कर्पूरी देवी जो पृथ्वीराज तृतीय की माता थी वो संरक्षिका बनी। भुवने कमल पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति था। पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति भी पूछा जाता है, कौन था? भुवने कमल था। पृथ्वीराज तृतीय के चचेरे भाई नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र ने पृथ्वीराज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। पृथ्वीराज तृतीय ने 1187 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय से भी युद्ध किया था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यानी तराइन के 2 युद्ध हुए, प्रथम 1191 में, दूसरा 1192 में। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया और दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज द्वारा पराजित हुआ, उसे बंदी बनाने, यानी पृथ्वीराज पराजित हो गया। पहले युद्ध में तो मोहम्मद गौरी पराजित हो गया और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हो गया और उसे बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, उनको देखते हैं। मिन्हाजुद्दीन सिराज क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज को तुरंत मार दिया गया। मिन्हाजुद्दीन सिराज क्या कहते हैं? 1192 के युद्ध के बारे में कहते हैं कि पृथ्वीराज को तुरंत मार दिया गया। किंतु हसन निजामी जो किसके लेखक हैं? ताजुल मसीर के लेखक हैं। हसन निजामी क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, वहाँ उसने गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन किया। हसन निजामी क्या कहते हैं? हसन निजामी कहते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय समस्त विश्व को जीतने की महत्वाकांक्षा रखता था। समझ रहे हो ना? तुरंत मार दिया गया ये कहता है मिन्हाजुद्दीन सिराज। हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज को कैद कर लिया और कुछ समय तक वहाँ रखा और फिर मार दिया गया। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक घटना थी। इसके बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई और राजपूत युद्ध है वो समाप्त हो गया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरी ने उसके पुत्र गोविंद को अजमेर का शासक बनाया था। तो ये भी याद रखना, गोविंद को अजमेर का शासक बनाया। जानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य अपभ्रंश में लिखा है। पर तो पृथ्वीराज विजय किसकी? जानक की है। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो, जो पूछा ही जाता है बार बार। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जानक है, चंद्रबरदाई, विश्वरूप, वागीश्वर, जनार्दन, विद्यापति, गौड़, पृथ्वी भट्ट आदि विद्वान रहते थे। जयचंद के हमीर महाकाव्य से चौहान वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। हमीर महाकाव्य किसका? जयचंद्र का। सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख में चौहानों की पूरी वंशावली मिलती है। अभी बिजोलिया अभिलेख से चौहानों की पूरी वंशावली मिलती है। सोमेश्वर का ये सीकर राजस्थान 973 ईस्वी का हर्ष अभिलेख विग्रहराज द्वितीय से चौहान की प्रारंभिक वंशावली मिलती है। तो चौहानों की प्रारंभिक वंशावली बताने वाला हर्ष अभिलेख है। कहाँ से मिला? सीकर से। बिजोलिया अभिलेख से चौहानों की पूरी वंशावली मिलती है। इस प्रकार दोस्तों ये आज का पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आपको ये चैनल अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर करना दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।